नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की सोशल साइंस पढ़ा रहा और सोशल साइंस के अंतर्गत आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मैंने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया और उसके मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए, जिसमें सारी चीज़ों को मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन आपके साथ किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आपकी कह सकता हूँ सोशल साइंस के जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है यानी इतिहास वाला पार्ट है, उसका ये दूसरा चैप्टर है। इतिहास में टोटल 5 चैप्टर है और ये इसका चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जिस प्रकार से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम दिख रहा और ये कौन सा है आपका, याद रखिएगा, ये आपका अध्याय 2 है, यानी कि ये चैप्टर नंबर आपका 2, वो भी किसका, हिस्ट्री का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपका चैप्टर 2 है जो कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोगों ने पहले ही जान चुका है, यानी कि यूरोप के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय होता है, तो वहां पे हमने ये देखा था कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का मतलब क्या था और बाद में जाकर के राष्ट्रवाद का मीनिंग कुछ चेंज हो गया। जैसे कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस टाइम राष्ट्रवाद का मतलब यही होता था कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम क्या करें, अपने देश को सर्वोपरि रखें, ना कि किसी राजा को, ना कि किसी राजा के शासन को। हम वहां पे देश को ऊंचा रखते थे, देश को सर्वोपरि मानते थे, देश के प्रति प्रेम, कह सकता हूं प्रेम की भावना, एकता की भावना, और कह सकता हूं कि देश के अंदर सारे लोग समान है, ये सारी भावनाओं को हम राष्ट्रवाद के अंदर देखे। लेकिन हमने देखा कि 1870 से 80 के बीच में जब सारे देश स्ट्रांग हो गए थे, मजबूत हो चुके थे, तो उस टाइम आपने देखा कि राष्ट्रवाद का मतलब, राष्ट्रवाद को हमने कह सकता हूं कि साम्राज्यवाद से जोड़ के देखा। तो वो सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में बताई है, आप जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से हुआ। आपको एक चीज याद रखनी है कि इस चैप्टर में हमें कब से कब तक, कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना फैली, यानी 1914 से लेकर के हमें 1942 तक को यहाँ पे देखना होगा। इसके पहले वाली चीजों को आपने पहले ही पढ़ चुका है पिछले क्लासेस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1914 से लेकर के 1942 तक के बीच में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, हम लोग वहां तक की बात करेंगे और इसके बीच हम सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे और हमें क्या पढ़ना है। आइए उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला यहाँ पे हमें जो पढ़ना होगा वो क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में स्थिति। हम इस पॉइंट के अंतर्गत, कह सकता हूँ इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखेंगे कि जब पूरे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, कई सारे देश आपके पार्टिसिपेट किए थे, वहां पे ब्रिटेन भी आपका पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम जो भारत है वो ब्रिटेन के कब्जे में था, कह सकता हूँ ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, बिना पूछे हुए क्या करता है, भारत को उसमें इन्वॉल्व कर देता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जबकि भारत की ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं थी, भारत ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर करें। लेकिन ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण ब्रिटेन उसको बिना पूछे, बिना किसी राय के जबरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डाल देता है। और उस टाइम याद रखिएगा, जो हमारे देश के अंदर एक मेजर पार्टी थी जो कि आपका कांग्रेस थी, वो भी यहाँ पे ब्रिटेन का समर्थन कर रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम ब्रिटेन का समर्थन करेंगे तो ब्रिटेन क्या होगा, हमारे देश को छोड़कर के चला जाएगा और हमारे यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की जो मांग है उसको पूरी कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और क्या होता है इसके अंदर, ये होगा कि ब्रिटेन जो है लोगों को जबरदस्ती सैनिक के रूप में भर्ती करेगा, तो यहाँ से बहुत सारे पैसे जो हैं युद्ध के लिए लेके जाएगा और भी जो सामान की जरूरत होगी, सारी चीजों को भारत से लेकर के भारत को, कह सकता हूं कि बिना चाहे हुए इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ऐड कर देता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे ये जो महात्मा गांधी आपको इस फिगर में दिख रहे होंगे, ये इंडिया आते हैं अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, और किस प्रकार से भारत के अंदर ये अपने सत्याग्रह का जो विचार होता है उसको फैलाते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति के बाद हम इस महात्मा गांधी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, और याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन से पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड,
असहयोग आंदोलन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बीच भी कई इसके सब हेडिंग्स है, कई सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीजों को पढ़ाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। तो याद रखिएगा, मैं इस चैप्टर के भी आपके 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इस पहले वीडियो में आपको ऊपर के 3 टॉपिक और इसके अंदर जो भी सब हेडिंग है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनता है, मैं उन चीजों को बताऊंगा। और इसके बाद बचा हुआ जो पार्ट होगा मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करके आपको दे दूंगा। मैं इन सारी चीजों को दोनों वीडियो को एक ही में बना करके दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इसमें कोई टॉपिक ऐसा हो जिसे मैं छोड़ के आपको जल्दबाजी में इसको पढ़ा दूं। अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को ना कर पाओ। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसके 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाते हुए आगे चलूंगा। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी चीजें पहले लिख के समझाऊंगा, इसके बाद हम जो चीजें यहाँ पे आंसर में हमें लिखना होगा हम इस चीज को बता देते हैं। तो मैंने बात की कि हम यहाँ पे 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, मैं यहाँ पे अब लिखते चलता हूँ, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। बोल रहा मैं कि 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका कुछ इस प्रकार से, फर्स्ट वर्ल्ड यहाँ पे वार, यानी कि 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसके पहले मैं भारत के अंदर थोड़ी सी भारत की स्थिति बता देता हूँ कि भारत किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ अपने कदम उठा रहा था, किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भारत काम कर रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, डेट थी मतलब सन था आपका 1885 और यहाँ पे किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस की। और कांग्रेस उस टाइम इसलिए स्थापित की जाती थी क्योंकि लोगों को अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर हम भारत में लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसी चीजों का गठन करें या किसी पार्टी का गठन करें जो जिन्हें क्या लगे, जो क्या करे, भारतीयों का समर्थन करे, देखने में ऊपर से वो समर्थन करे लेकिन चीजें हमारे लिए ही करे। तो उन्होंने यहाँ पे कह सकता हूँ कांग्रेस की स्थापना करवाता है। इसके बाद आपने एक डेट पढ़ी होगी, कौन सा, सन कह सकता हूँ 1905। अब आपको पता है 1905 में क्या हुआ था, तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कुछ इस प्रकार से आपने देखा कि बंगाल का विभाजन हुआ, जहां पे क्या होता है, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। इस चीज के बारे में आपने देखा कि पहले कांग्रेस की स्थापना, फिर यहाँ पे इस तरीके से। एक और चीज याद रखिएगा, कांग्रेस 2 प्रकार से काम करती है। एक करती है 1885 से लेकर के 1905 तक, जिसमें वो क्या करती है, पूरी तरीके कह सकता हूँ विनम्र तरीके से किसी भी चीज की मांग आसानी से ब्रिटेन के सामने करती थी। लेकिन जैसे यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ, कह सकता हूँ जो कांग्रेस की मांग थी वो उग्र हो जाती है। उग्र का मतलब कठोर तरीके से वो मांग करने लगते हैं। और इसके बाद 1905 के बाद आप जानते होंगे कि आप देश के अंदर हमारे स्वदेशी आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन के बाद हमारे देश में कह सकता हूं कि दिल्ली दरबार लगता है, जिसके अंतर्गत क्या हम यहाँ पे बंगाल के विभाजन को रद्द करते हैं, तो ये क्या लगता है यहाँ पे, दिल्ली दरबार। और ये कब लगा आपका, तो याद रखिएगा 1911 में, कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद होम रूल आंदोलन, ये सारी चीजें चलती हैं। यानी कि याद रखिएगा कि यहाँ पे छोटे छोटे आंदोलन हुआ करते थे। यानी कि कह सकता हूं 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले भी आंदोलन होते थे, लेकिन याद रखिएगा वो जो आंदोलन होते थे वो पूरे एक ब्रॉड लेवल पे नहीं होता था, पूरे देश के स्तर पे नहीं होता, किसी छोटे टुकड़े, जैसे बंगाल के अंदर विभाजन हो रहा तो बंगाल के लिए लोग ही क्या करते थे, केवल आंदोलन करते थे। ऐसे ही मान लीजिए किसी और राज्य में कह सकता हूं कि कोई प्रॉब्लम हुई तो वहां के केवल लोग क्या करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते। लेकिन कभी भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें पूरे देश के लोग आपके कह सकता हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन 1914 के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार से हुई कि सारे देश के जो भी लोग हैं वो उनको ऐसा लगा कि हमारे देश के खिलाफ जो है कि ब्रिटेन हमारे देश का शोषण कर रहा, हमारे देश को एक प्रकार से वो शोषित कर रहा, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही महात्मा गांधी इस देश के अंदर एंटर करते हैं, वो पहले 1 वर्ष सारी चीजों को देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने सत्याग्रह के विचार को चारों तरफ फैलाते हैं। और याद रखिएगा कि जब असहयोग आंदोलन होता है तो वो पहला ऐसा आंदोलन होता है जब पूरे देश के सारे लोग मिल करके ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन करते हैं। और याद रखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ये कह सकता हूं असहयोग आंदोलन एक मुख्य चरण था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक दिल्ली दरबार ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमें कहां से पढ़ना है, 1914 में।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एक देश था जिसका नाम था जर्मनी। आपने जर्मनी के बारे में सुना कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है, धीरे धीरे जर्मनी स्ट्रांग हो जाता है। तो याद रखिए एक देश था आपका जर्मनी, और वो क्या करता था, कई सारे देशों के खिलाफ युद्ध कर रहा था, और विश्व के सारे देश थे वो दो भागों में बंट गया था। एक जर्मनी की साइड और दूसरा कह सकता हूं ब्रिटेन, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट देश थे ये एक तरफ। इन दोनों लोगों के बीच युद्ध होता है। उस टाइम 1914 के टाइम होता क्या है कि भारत जो है, भारत हमारा वो क्या था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब कह सकता हूं वही एक प्रकार से गुलाम, तो उपनिवेश था। तो इसमें क्या होता है, ब्रिटेन जो होता है वो बिना पूछे या बिना किसी प्रकार के कह सकता हूं कि राय के बिना क्या करता है, भारत के लोगों को इसमें क्या करता है, इन्वॉल्व कर देता है। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जबकि भारत का ऐसा किसी भी प्रकार का कह सकता हूं विचार नहीं था कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाना है। क्या जरूरत है, जब हम लोगों की कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें क्या जरूरत है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। लेकिन ब्रिटेन अपने लाभ के लिए क्या करता है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर कर जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पे होता यह है कि हमारा जो कांग्रेस है, कांग्रेस होती है, ये भी इसका क्या करता है, समर्थन करता है। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस समर्थन करती है। किसका? ब्रिटेन का। क्यों करती है? क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये चले जाते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समर्थन करेंगे, तो ब्रिटेन क्या होगा, भारत के अंदर से चला जाएगा, भारत को छोड़ करके चला जाएगा और हमें डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देगा। अब याद रखिए डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि ब्रिटेन हमारे देश के अंदर से चला जाएगा, वहां की जो ब्रिटेन की संसद होगी वो कई सारे कह सकता हूं जो भी रूल बनाएगी उसको भारत के अंदर उपस्थित जो भारतीय सरकार होगी वो उसको चलाएगी, मतलब मानेगी। वो एक प्रकार से कह सकता हूं कि इनडायरेक्टली हमारे ऊपर वो राज करते हैं। और एक होता है स्वराज की मांग, तो उसमें क्या होगा, हम पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस इसीलिए समर्थन कर रहा था ब्रिटेन का, ताकि हम क्या करें, यहाँ पे आजाद हो जाएंगे, डोमिनियन स्टेटस प्राप्त कर लेंगे। ब्रिटेन और क्या करता है, भारत के जो भी लोग होते हैं उनको जबरदस्ती भर्ती करता है सैनिकों में। गांवों से उठाते हैं लोगों को, शहरों से लोगों को उठाते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी तरफ से सिपाही बना करके जबरदस्ती लड़वाता है। तो यहाँ पे और क्या क्या हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थ्रू भारत में लोगों को जबरदस्ती कह सकता हूँ सैनिक के रूप में भर्ती किया गया। इसके बाद अब जैसे युद्ध हो रहा, तो युद्ध में ब्रिटेन लड़ रहा, तो युद्ध में क्या होगा, उसको पैसे की जरूरत होगी, आर्थिक चीजों की जरूरत होगी। तो ब्रिटेन क्या करता था, जितने भी आर्थिक चीजें हैं जैसे कि खाने का सामान, युद्ध के लिए जो सामान होगा, कच्चे माल जो भी होंगे, वो क्या करता था, भारत से ले करके जाता था। और उसका कोई पैसा देगा ही नहीं क्योंकि भारत तो उसका उपनिवेश है। तो इस प्रकार से होता क्या, वहां से सारी चीजों को लेके जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे भारत को कह सकता हूं इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसे उनको पैसे ज्यादा चाहिए तो भारत के लोगों पे कर ज्यादा लगाएगा, कर का मतलब टैक्स ज्यादा लगाएगा। उससे क्या होगा, भारत के लोग परेशान होंगे, यहां से कच्चे मालों को लेके जाएगा, तो इससे क्या होगा, भारत में कह सकता हूं महंगाई आपकी बढ़ेगी। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो आप यहाँ पे हमें इसमें पढ़ना क्या होता है, हमसे पूछा क्या जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। आप देख रहे हैं कि सारे सामान चले जा रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे आर्थिक संकट होगा, हमारे यहाँ कह सकता हूँ जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी, टैक्स बढ़ा देंगे तो और प्रॉब्लम होगी, इस तरह सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें उम्मीद है पहले मैंने जो आपको समझाया यही चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी। इससे पहले हम थोड़ा सा भारत में कह सकता हूं कि जो राष्ट्रवाद है उसको हम कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि 1914 के वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था। अब मैंने समझा दी चीजें, अब मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें कंप्लीट समझ में आ जाएगी। याद रखिए मैं ये इसलिए लेके आता हूँ कि आपको क्या लिखना है, आपके पास वर्ड्स होंगे तभी आप आंसर को लिख सकते हो। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होगा, आपको तरीके नहीं होंगे, पता होंगे कैसे लिखना है, तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। भले आपके दिमाग में कई सारी चीजें स्ट्राइक करे फिर भी नहीं लिख पाओगे। तो ये बस कह सकता हूँ एक तरीके से समझाने के लिए होता है, बाकी समझाने को तो मैं पहले ही समझा देता हूँ, आप उसको भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। आपको एक कह सकता हूँ अच्छा आंसर लिखोगे, आपको सारे मार्क्स वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपको वहां पे सारी चीजें आपको बुक से रटने की जरूरत नहीं है, आप बस चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है भारत में राष्ट्रवाद क्या बोला
कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद बढ़ा, मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में आपको पढ़ाया, वैसे ही भारत में भी लोगों के विचार बदलने लगे। मैंने बताया था ना कि जब वहां पे 1861 में इटली का एकीकरण हो रहा था, तो उस टाइम आपको याद होगा कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता का जो विद्रोह हुआ था, जो सिपाही आंदोलन हुआ था, वो 1857 में हुआ था। जैसा कि आपने मंगल पांडे के बारे में 1857 की क्रांति भारत के अंदर पढ़ी होगी। तो याद रखिए उस बीच जो भी पढ़े लिखे लोग भारत में जन्म ले रहे थे, यानी कि जो भी पढ़े लिखे लोग निकल रहे थे, वो विश्व के सारी चीजों को देख रहे थे कि कहाँ पे किस प्रकार से हो रहा, इटली किस प्रकार से एकीकृत हो रहा, जर्मनी किस प्रकार से हो रहा, फ्रांस कैसे आजाद हुआ। इस तरीकों को जब वो पढ़ते हैं, जब देखते हैं, तो उनके अंदर भी राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होती है कि हम लोग भी अपने देश को कह सकते हैं इकट्ठा करके ब्रिटेन को बाहर अपने देश से निकाल सकते हैं। वही बोला कि भारत के भी विचार बदलने लगे। बोला कि पहले लोग क्या करते थे, प्रांत, भाषा, समुदाय तक ही सीमित थे। यानी मैंने अभी आपको बताया कि अगर बंगाल के अंदर होगा तो केवल बंगाल के लोग ही आंदोलन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। 1914 में सारे लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से ब्रिटेन ऐसे ऐसे काम कर रहा, तो वहां पे राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा मजबूत हुई। बोला लेकिन समय के साथ क्या होता है, यह समझ बदलने लगती है, बनने लगती है कि हम लोग मिल करके एक बड़े राष्ट्र भारत का हिस्सा हैं, और नई शिक्षा, नए विचार और अलग अलग समाजों के बीच बढ़ते संपर्क ने लोगों को जुड़ने का मौका दिया। और क्या हुआ, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को कई सारी ऐसे पॉइंट्स है, कई सारे बिंदु होते हैं जो इन चीजों को बढ़ाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत के लोग पहले यहां से वहां आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या है, यहाँ पे चेन्नई या फिर कह सकते हैं केरल, इन जगहों पे होते थे, अगर हमें ऊपर वाले नॉर्थ वाले पार्ट में जाना होता था तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। गाड़ियों की सुविधा थी नहीं, कैसे कितना इंसान जाएगा, अगर वहां आंदोलन हो रहा तो यहाँ के लोग किस प्रकार से जाएंगे। तो आपको पता है कि 1853 में कह सकता हूँ रेल का निर्माण हुआ। अब मैं बात करूं कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए कुछ पॉइंट बताइए, तो इसमें रेल भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, जब रेल का निर्माण होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो उससे क्या होगा, दूसरी जगह का आंदोलन मजबूत होगा। अगर मैं बात करूं और भी कैसे हो सकता है, जैसे अखबारों की मदद से हो सकता है, कई सारी रचनाओं के माध्यम से हम यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को फैला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या बोला कि एक नई राष्ट्र का पहचान बनने लगा धीरे धीरे इन्हीं सारी चीजों से। बोला ब्रिटिश शासन के अन्याय, शोषण और दमन में भी भारतीयों को एक साथ अपने पर मजबूर कर दिया। आजादी की लड़ाई के दौरान अलग अलग स्थानों, समुदायों को लोग एक दूसरे के साथ देने लगे और यह महसूस करने लगे कि अगर हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें नागरिक का अधिकार चाहिए, तो हमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और संघर्ष होना चाहिए। यही प्रक्रिया धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने लगता है और लोगों में यह विचार पैदा हुआ कि भारत के अंग्रेजों के बजाय भारतीयों द्वारा चलाया जाए। इसी भावना को चल करके आगे बड़े बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब बड़े बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन थे, क्योंकि इस टाइम पे लोग आपस में मिल चुके थे, आपस में कह सकता हूँ राष्ट्रवादी भावना फैल चुकी थी और लोग एक दूसरे के साथ मिल करके संघर्ष करते थे। कभी इसके पहले होता ये था 1914 से पहले कि आंदोलन तो हुआ करते थे, लेकिन वो कह सकता हूँ एक बड़े रीजन पे नहीं होते थे, वो केवल एक ऐसे एरिया पे होते थे जहां से लोग ज्यादा पीड़ित हैं। जैसे बंगाल का बंगाल में ही होगा, और भी दूसरी जगह जैसे मान लीजिए अवध का है तो अवध का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है तो वो केवल उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो भारत में राष्ट्रवाद अगर पूछेगा आपको तो आप इस तरीके से आंसर को लिख दीजिए। और भी मैंने कई सारी चीजें बताई कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, कैसे लोग एक दूसरे से राष्ट्रवादी भावना से मिलते हैं, जुलते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको रील बताया, अखबार बताया, रचनाएं बताई, राष्ट्रगीत बताया। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे इसके अंदर सारी चीजों को लिख सकते हैं। याद रखिएगा मैंने जो लिखा है जरूरी नहीं है कि आप केवल यही लिखें, मेरा बस एक ही मोटिव है कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आप इसके आंसर को खुद से भी लिख सकते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पे मैंने अभी आपको प्रथम विश्व युद्ध में बताया कि भारत को किस प्रकार से शामिल किए। उन्होंने 1914 में भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, उन्होंने बिना पूछे बिना किसी राय के क्या करता है कि भारत को इन्वॉल्व कर लेता है और उस विश्व युद्ध में लड़ा देता है। और कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि वो सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती करता है, युद्धों का खर्च जो है भारत से ही करता है, साथ में कच्चे मालों और भी जो खाने वाने की चीजें थी वो भी क्या करता है, भारत से ही लेके जाता है
और साथ में मैंने बताया कि भारतीय जनता पे दबाव किस प्रकार से बनाएगा, भारत के लोगों से टैक्स ज्यादा वसूलेगा इस तरीके से। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यही होगा कि भारत के लोग समझ जाएंगे कि ब्रिटेन हमारा भला नहीं सोचता है, बल्कि ये हमारा शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बोला कि सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, उपनिवेश था, इसीलिए ब्रिटेन ने भारतीयों से बिना पूछे भारत को सीधे युद्ध में शामिल कर दिया। और इसके शामिल करने के निम्नलिखित तरीके थे, जैसे कि भारतीयों को क्या करता था, बड़े पैमाने पर सैनिकों में भर्ती कर देता था, यानी बिना पूछे। बोला ब्रिटेन ने लाखों भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में युद्ध के लिए भेजा, और बोला कि भर्ती बढ़ाने के लिए कई जगह दबाव और मजबूरी भी बना दी गई थी। कहां पे, भारत के अंदर। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला कि भारतीयों से युद्ध का खर्च, बोला युद्ध का खर्च बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीयों पर क्या किया, भारी टैक्स लगा दिया। कह सकता हूं कि हैवी टैक्स यहाँ पे लगा देता है, किसके ऊपर, भारतीयों के ऊपर। इससे क्या होंगी, जो सामानें होंगी वो कैसी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, और इन चीज बढ़ा देता है दामों को, जिससे क्या होगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। बोलो तीसरा पॉइंट है कि भारतीय संसाधनों का उपयोग करता है, यानी कि यहाँ से जितने भी परिवहन के कह सकता हूँ अनाज है, कच्चा माल है, धन है और परिवहन है, इनको ले करके जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब बोला अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में ही समाप्त होगा। हम तो ना ही उसमें कह सकते हैं उस युद्ध में इन्वॉल्व थे, लेकिन हमारे देश के अंदर से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। तो यही आपको समझना है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारा शोषण किया और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। बोला भारतीय जनता पर दबाव, यहाँ पे चंदा लेने यानी टैक्स, सामान उपलब्ध कराने और सैनिक देने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से बताता हूँ, भारतीय सैनिकों को जब क्या करते हैं, वो जबरदस्ती भर्ती कराएंगे, तो उससे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो ब्रिटेन है वो केवल अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, लोगों को जबरदस्ती सैनिकों में भर्ती करा रहा। और भी यहाँ से जो खर्च है, लोगों के ऊपर हैवी टैक्स लगाएगा, तो लोगों को ये भी समझ में आएगा कि ब्रिटेन केवल अपने देश मतलब अपने लिए पैसे के लिए ही क्या कर रहा है, भारत के ऊपर इसका कह सकता हूँ टैक्स को बढ़ा रहा, सामानों को महंगा कर रहा। इसके बाद बोला कि भारतीय संसाधनों का उपयोग, तो यहाँ पे जो चीजें लेके जाता है वो अपने लिए, तो इस चीजों को देख करके भारत के लोगों के अंदर ये पता चल चुका था कि ब्रिटेन हमारा कह सकता हूँ अच्छा ना सोच करके हमारा शोषण कर रहा, हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा। तो यहीं से क्या होती है, राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो धीरे धीरे और मजबूत होने लगी। पहले शहरों में होता था आंदोलन, लेकिन फिर बाद में गांव में भी होने लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि गांव से भी लोगों को वो खींच करके लेके जाता था और यहाँ पे भर्ती कर देता था बिना किसी कह सकता हूँ नियम के। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे क्या बोला, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और प्रभाव आपसे पूछा जाता है, मैंने आपको बताया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वो शामिल किया, तो उसी का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वही हमें इसमें लिख देना है, और मैंने इन चीजों को पहले ही बता दिया। अब देखिए कि इस पर क्या लिखा गया है। बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत से भारी मात्रा में धन, अनाज और कच्चा माल, ये सारी चीजों को लेके गए, और सैनिकों की मांग होने पर जबरदस्ती यहाँ पे भर्ती करा। बोला जिसके कारण देश में महंगाई तेजी से बढ़ गई, ये इसका इम्पैक्ट है, याद रखिएगा। बोला कि आम लोगों का जो जीवन था वो कैसा हो गया, कठिन हो गया। याद रखिए, अगर आपसे ये आंसर पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसको 2-3 पैराग्राफ में लिख दोगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। आगे क्या बोला, किसानों पर लगान यानी टैक्स, करों का बोझ बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। बोला कि कई लोगों को क्या किया, यहाँ पे जबरन भर्ती कर लिए गए, और साथ में बोला गांव में मजदूरी और श्रम की कमी हो गई। क्यों, क्योंकि लोग चले गए। बोला युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को कोई राहत नहीं दी, बल्कि रॉलेट एक्ट जैसे कठोर कानून को लागू कर दिया। याद रखिए, जब ये ऐसा काम कर रहे थे जबरदस्ती सारी चीजों को, तो वो भारत को ये आश्वासन दे रहे थे कि हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे, हम आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कठोर कानून नहीं बनाएंगे, ये सारी चीजें। तो भारत के लोग थोड़ा बहुत समर्थन किए। क्यों, क्योंकि उनको लगता था अगर ये हमारे देश को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो हम आजाद हो जाएंगे और सारी चीजों को हम खुद से करने लगेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो केवल भारतीयों को बहकावे में ला करके ऐसा काम कर रहा है। फिर भी इन सब के बावजूद भारत के लोगों का मन नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटेन ऐसा बिल्कुल भी करने वाला नहीं था, लेकिन उनके पास और भी कोई रास्ता नहीं था आजादी मिलने का।
तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते जो भारत के लोग हैं वो अपने दिमाग का यूज नहीं किए, उन्होंने किया, उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम देश को किस प्रकार से आजाद करवाएं, तो उन्हें केवल एक ही रास्ता दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत समर्थन किया। आगे क्या बोला, विदेशों में लड़कर लौट आए भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का भेदभाव और अत्याचार अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा किस प्रकार से उन्होंने भारत में क्या क्या किया, बोला कि जिससे उनमें स्वतंत्रता की भावना और प्रबल हो गई। इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा। वो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके हैं और उनको पता है कि युद्ध किस प्रकार से लड़ने हैं, और जब वो देखेंगे दूसरे लोगों को कि किस प्रकार से शोषण हो रहा, तो वो क्या करेंगे वहां पे कि उनके अंदर ये भावना आएगी कि ये हमने इनके लिए इतना किया और ये क्या करते हैं, हमारे देश का ही शोषण करते हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे, एक प्रकार से क्रांतिकारी बन जाते हैं। आगे क्या बोला, इन सभी घटनाओं ने जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति क्या कर दिया, असंतोष और रोष को बढ़ा दिया। आगे बोला कि जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद तेजी से उभरने लगा, और आगे चल के यही असहयोग आंदोलन, कह सकता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सारी चीजों का कारण बना। तो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आजादी पे, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से चीजें लोगों को सीधे सीधे समझ में आने लगी कि जो ब्रिटेन है हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा। तो याद रखिए ये आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। कुछ यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई उन्हीं को यहाँ पे लिखा है। तो किस प्रकार शामिल किया, बिना पूछे युद्ध में डाल दिया था, लाखों भारतीय सैनिकों को यहाँ पे युद्ध में भर्ती किया, कर ज्यादा लगाने लगा, इन सारे सामानों का उपयोग लोगों पर कह सकता हूँ दबाव बनाने लगा। और क्या इसके प्रभाव क्या हुआ, ये कह सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। महंगाई बढ़ गई, किसानों पर लगान करों का बोझ हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, सैनिकों के अनुभव से स्वतंत्रता की भावना बढ़ी, मैंने भी आपको समझाया, भारतीय उद्योगों में कुछ वृद्धि हुई, और साथ में जनता में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और असंतोष हुआ, रॉलेट एक्ट लागू होने पर भी बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ, राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा, और आगे असहयोग आंदोलन की नींव पड़ गई। तो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह विचार है, मैं पहले यहाँ पे समझाऊंगा, इसके बाद आप इस चीज को देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सत्याग्रह का मतलब समझाता हूँ। एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हम महात्मा गांधी थे वो सबसे पहले कहाँ गए थे, तो वो लंदन गए थे जब वो अपनी पढ़ाई के लिए। उसके बाद वहां से वो अफ्रीका चले जाते हैं, और अफ्रीका में उन्होंने देखा कि जो भी कह सकता हूँ नस्ल भेदी व्यक्ति थे, यानी जो अफ्रीका के नहीं रहने वाले थे, या फिर कह सकता हूँ एक प्रकार से वहां के जो अल्पसंख्यक थे उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था, उनको भी अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनका भी शोषण किया जाता था। तो उन्होंने वहां पे देखा, और उसके लिए उन्होंने कह सकता हूँ एक प्रकार से सारे लोगों से मिलजुल कर एक प्रकार की लड़ाई की। और लड़ाई में वो करते क्या थे कि उनका मानना था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंसा को नहीं करेंगे, यानी हम यहाँ पे अगर किसी भी सरकार के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं तो हम वहां पे अहिंसक रहेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे, यानी हम चीजों को लड़ करके नहीं लेंगे, हम इस प्रकार से काम करेंगे जैसे कि हम कह सकता हूं कि अनशन का मार्ग अपनाएंगे, यानी हम खाना पीना ये छोड़ करके आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हम वहां पे केवल इस प्रकार से धरना देंगे ताकि वहां की जो सरकार होगी वो फिर से बाद में हमारी बातों को मान ले। तो और उनके अंदर एक ऐसा विचार था जिसको हम लोग सत्याग्रह के नाम से कहते हैं, और सत्याग्रह के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ये है सत्याग्रह, और जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सत्य और प्लस आग्रह। तो याद रखिए कि सत्याग्रह का मतलब होता है सर अगर कोई हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो अगर हम सत्य के साथ उसमें हैं, यानी कि हम जो जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो सही है, तो हम अगर उसका आग्रह कर रहे हैं किसी भी चीज का और वो क्या है सही है, और वो हम अगर सरकार उसकी क्या करे मांग को पूरी कर दी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सत्याग्रह। और सत्याग्रह का विचार का मतलब यही होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, अहिंसक तरीके से क्या करेंगे, युद्ध आंदोलन करेंगे, अहिंसक तरीके से आंदोलन। तो याद रखिएगा ये आपको ये सत्याग्रह का विचार याद रखना है। और क्या करेंगे इसके अंतर्गत हम और क्या कर सकते हैं, हम कह सकता हूं कि अनशन वाला मार्ग अपना सकते हैं, अनशन मार्ग को अपना सकते हैं, इस सारी चीजों को। तो याद रखिए बिना लड़ाई किए अहिंसक तरीके से आंदोलन करना और अनशन मार्ग साथ में धरना देना, ये सब क्या है, इसी सारे विचारों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। और इसमें हम क्या करते हैं, सत्य का आग्रह करते हैं, किससे, जो किसी भी लोगों का शोषण कर रहा।
तो यही चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी। देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है। बोल रहा कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह एक ऐसा शांतिपूर्ण संघर्ष था जिसके आधार पर सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ था। यानी कि सत्याग्रह का विचार यही होता है कि उसमें अहिंसा नहीं करना है और हमें सत्य की केवल मांग करना है। बोला कि गांधी जी का मानना था कि किसी भी अन्याय, शोषण या गलत कानून के खिलाफ लड़ाई हिंसा से नहीं, मतलब कि हम लोग अगर उनका विरोध करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, लड़ाई करें, बल्कि सत्य और नैतिक शक्ति पर आधारित जीती जा सकती है उस युद्ध को या उस लड़ाई को। बोला कि उनका विश्वास था कि यदि अत्याचारी के सामने सच और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्वक प्रतिरोध किया जाए तो अंततः अत्याचारी का भी मन बदल जाता है। अब के टाइम में ऐसा नहीं है, लेकिन उनका मानना उस टाइम में ऐसा था कि अगर हम किसी युद्ध, किसी आंदोलन को करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लड़ाई करें। अगर हम ऐसे सच और ईमानदारी के साथ उस आंदोलन को कर रहे हैं तो जो सामने वाला होगा उसका भी मन बदल जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे क्या लिखा है कि सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है, दुश्मन को हराना ही नहीं बल्कि उसके दिल और सोच में परिवर्तन लाना था। गांधी जी ने इसे आत्मबल की शक्ति कही, किसको, सत्याग्रह को। बोला जिससे वह सत्य की दृढ़ता और अहिंसा की ताकत से जोड़ते थे। सत्याग्रह में विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता था, जिसका बहिष्कार, धरना, हड़ताल, नम्र संवाद या अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक उल्लंघन के द्वारा। बोला कि गांधी जी का यह विचार आगे चल करके भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की शक्तिशाली रणनीति बन गया और इसी के थ्रू वो क्या करते थे, भारत में आंदोलनों को करना स्टार्ट किए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। इसके बाद यही चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी। और इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे अफ्रीका में उन्होंने ये सारी चीजें पहले ही कर रखी हैं, यानी कि उनको एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से सत्याग्रह के थ्रू हम आंदोलन को करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी तो अफ्रीका में थे, तो भारत में कब आते हैं और फिर वो क्या करते हैं। तो याद रखिए, मैं आप इसको पहले भी समझा देता हूँ, फिर सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी हमारे जो थे, कौन, महात्मा गांधी, वो आपका कह सकता हूं अफ्रीका से भारत कब आए, आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 9 जनवरी 1915 को ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आते हैं। 1 वर्षों तक ये पूरे देश की स्थिति को देखते हैं। कितने टाइम तक, 1 वर्ष तक ये भारत की स्थिति को देखते हैं। 1 वर्ष तक क्या कह सकता हूं कि निरीक्षण करते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, किस प्रकार से। इसके बाद याद रखिएगा कि सन 1917 में एक जगह है बिहार का चंपारण, क्या है, चंपारण। तो याद रखिएगा कि कह सकता हूं कि चंपारण के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है, किसान कुछ आंदोलन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, तो याद रखिएगा कि बिहार के चंपारण में नील की खेती करवाते थे। कौन नील की खेती करवाता था, कह सकता हूं कि ब्रिटेन। पहले टाइम में उन्होंने बोला किसानों को कि आप नील की खेती कीजिए, जो कपड़े में नील लगा यूज होता है, वो नीला कलर जो कह सकता हूं, तो वो यूज उन्होंने बोला कि आप इसकी खेती कीजिएगा। और याद रखिएगा कि कुछ वर्षों बाद जब नील की खेती किसी भूमि पे कर दी जाती है तो वो भूमि की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। तो होता क्या था कि पहले तो भारत से वो ब्रिटेन जो है भारत से नील को लेकर के जाता था, लेकिन बाद में वो दूसरे देशों से उसका व्यापार करने लगा। तो यहाँ पे जो भारत में उत्पादित जो नील होगा, ये क्या होगा, खराब होने लगेगा, साथ में उसकी भूमि भी क्या है, अनुपजाऊ हो जाती है। और लेकिन वहां पे जो कह सकता हूँ ब्रिटेन था, वो भारत के लोगों से उसके बावजूद भी उनको किसी भी प्रकार का राहत नहीं देता था, हैवी मात्रा में आपका टैक्स लेता था, जिससे किसान क्या हुए, परेशान हो चुके थे। और उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। और यहीं पे एंट्री होती है आपके महात्मा गांधी की। और क्या करते हैं, वो चंपारण में एंटर जब करते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो लोगों को कह सकता हूं कि सपोर्ट करते हैं। और ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। उन्होंने माना कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन करेंगे और ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम है हम उसको खत्म करेंगे। तो चंपारण में कह सकता हूं कि एक तरीके से महात्मा गांधी आपके आते हैं और वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे आंदोलन करेंगे। और उनको आंदोलन करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से होगा, सत्याग्रह। यानी कि ये उनका, याद रखिएगा कि चंपारण में उनका ये पहला आंदोलन भी था। इस चीज को आपको ध्यान देना है।
तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। आइए यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम आगे आपको समझाते हैं आपके जो इसमें 2 सत्याग्रह और भी छूटे हैं। बोला कि महात्मा गांधी के प्रमुख सत्याग्रह होता क्या है, चंपारण में 1917 जो कि बिहार का है, नील की खेती के कारण किसानों पर जबरदस्ती शोषण होता है। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में शांतिपूर्ण आंदोलन किया, अंग्रेजों की मांगे माननी पड़ी अंग्रेजों को किसानों की। अब भारत में यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब, तो याद रखिएगा चंपारण वाला ये उनका पहला सत्याग्रह आग्रह था। दूसरा क्या होता है, अहमदाबाद में एक फैक्ट्री होती है, याद रखिएगा कि वहां पे प्लेग आ जाता है। प्लेग एक प्रकार की बीमारी आ जाता है, कब, 1918 में। तो अहमदाबाद एक मिल थी, मिल के मतलब फैक्ट्री थी, उसी के अंदर प्लेग आ जाता है। तो वहां पे जो कह सकता हूँ कंपनी में काम करने वाले मजदूर थे, वहां पे जो ब्रिटेन की सरकार थी वो उनको 20% बोनस दे रही थी। क्यों, प्लेग महामारी के कारण। लेकिन गांधी जी का लोगों को मानना था कि 35% ऐसा हो, तो फिर वहां पे भी गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं और याद रखिए वहां पे भी आंदोलन को जीत जाते हैं। तो यही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी कि दूसरा क्या था, ध्यान दीजिएगा। बोला अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह, तो इसमें बोला मजदूर कम मजदूरी और कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों को अहिंसक हड़ताल और एकता का मार्ग दिखाया। अंत में मजदूरों को बेहतर वेतन मिलने लगा। यह मजदूरों के अधिकारों की बड़ी जीत थी। इसके बाद तीसरा जो उनका सत्याग्रह आंदोलन होता है वो होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। और ये भी कहाँ है, खेड़ा जो जगह है वो भी आपके गुजरात में, अहमदाबाद भी आपका यहीं पे है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी किसानों की इससे ही रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी। तो वहां पे क्या हुआ, फसलें खराब हो चुकी थी, लेकिन जो ब्रिटेन की सरकार थी वो उनसे हैबिट टैक्स ले रही थी जिसको वो लोग भर नहीं पा रहे थे। तो वहां पे भी गांधी जी जाते हैं और किसानों की मदद करते हैं और यहाँ पे भी उनका आंदोलन सफल हो जाता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है। बोला फसल खराब होने पर किसानों से लगान वसूला जा रहा था। गांधी जी ने लगान ना देने पर अहिंसक आंदोलन किया, सरकार को छूट देनी पड़ी और किसानों की मान ली गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले वो 1915 में 9 जनवरी 1915 को आते हैं और किस प्रकार से वो भारत में अपनी धीरे धीरे छाप छोड़ने लगते हैं, अपना किस प्रकार से कह सकता हूँ फेमस होने लगते हैं। लोगों को दिखने लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा, धीरे धीरे आंदोलनों को मजबूत कर रहा और जिस भी आंदोलन में उतर रहा, ये आंदोलन क्या हो रहा, पूरी तरीके से सफल हो रहा और वो क्या कर रहा, दूसरों की मदद भी कर रहा। तो यहीं से लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था कि अगर शायद ये रह जाए, ये आंदोलन करते हैं तो हमारे देश की जो हालत है वो सुधर सकती है, हमारे देश से जो ब्रिटेन है वो जा सकता है। तो इस प्रकार से चीजें होने स्टार्ट की और गांधी जी ने यहाँ पे लोगों के ऊपर अपना कह सकता हूँ इम्पैक्ट छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें रॉलेट एक्ट पढ़ना है। अब होता क्या, धीरे धीरे देश के हर हिस्से में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। ब्रिटेन उससे पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। यानी कि कह सकता हूं कि गांधी जी भी आपके भारत आ चुके थे, वो भी धीरे धीरे आंदोलन कर रहे थे। इन सब के अलावा भारत में कई सारे ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे। तो होता क्या है वहां पे, इससे क्या होता है, ब्रिटेन की जो सरकार होती है वो पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और परेशान होकर के उसने एक नियम लागू किया भारत के अंदर। कह सकता हूं एक व्यक्ति थे रोलेट, उन्होंने 1917 में इस प्रकार की प्लानिंग बनाई थी और 1919 में क्या किए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिए, उसको लागू कर दिए। और उस कह सकता हूं इस कानून के अंदर एक ऐसा काम था कि जो भी लोग भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां करते हुए पाए गए उनको बिना किसी मुकदमे के कह सकता हूं कि उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जा रहा था। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था, रोलेक्ट एक्ट एक प्रकार का ऐसा नियम था जिसके अंतर्गत अगर भारत में कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा कि क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा तो उसको इस नियम के तहत बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। और कह सकता हूं इसकी कोई किसी भी प्रकार की किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी। और साथ में कह सकता हूं इसमें प्रेस को भी, जो प्रेस होती है प्रिंटिंग वाला जो काम करते हैं, जो अखबार छापते हैं, उनके ऊपर भी कह सकता हूं कि एक प्रकार से अंकुश लगाया गया। तो क्या था रोलेक्ट एक्ट, तो ये कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1919 में। ये 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट पारित होता है। इसका नियम क्या था कि बिना मुकदमे के क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना, गतिविधियों
को दबाना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपसे। इसका ये क्या है, इस चीज को याद रखिए। इसके ऊपर और क्या हो सकता है, प्रेस पर ये क्या करते थे, प्रेस को क्या किए, बाध्य कर दिए। इसके अलावा लोगों को जेल में डालना स्टार्ट किए बिना किसी मुकदमे के, तो जेल में डालना स्टार्ट किए। और क्या हुआ, यहाँ पे ये गलत हो गया, मैं यहाँ पे सही कर दे रहा। जेल में क्या करना, डालना स्टार्ट किए। इसके अलावा कह सकता हूं कि जो वहां पे किसी भी प्रकार के कोर्ट में सुनवाई नहीं थी, तो यहां लिख सकता हूं कि कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी, सुनवाई ये सब नहीं होता था। इस प्रकार से लोगों को लगा कि ये गलत है हमारे साथ, इस प्रकार का नियम हमारे देश में नहीं बनना चाहिए। लोगों ने इसका विरोध भी किया। कई सारे क्रांतिकारी इसको क्या नाम देते थे, तो कह सकता हूं इस चीज को कई सारे लोगों ने काला कानून के नाम से, इसको कई सारे क्रांतिकारी जो थे उसको काला कानून के नाम से बोलने लगे। और एक और नाम था इसका, कह सकता हूं कि बिना वकील के दलील, इस प्रकार से इनका, या फिर कह सकता हूं बिना वकील के कानून। यहां पे याद रखिएगा, बिना वकील के कानून इंपॉर्टेंट, ये काला कानून है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। बिना वकील के कानून यानी कि जो व्यक्ति अगर कह सकता हूं कि जेल में बंद हो जाता था, उनको कोई किसी भी प्रकार का, हम जाकर के कोर्ट में अपील ही नहीं कर सकते, तो हम उनको छुड़ाएंगे कहां, तो वकील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही सारी चीजें रोल एक्ट के अंदर होती है। जगह जगह पे इसका विरोध किया जाता है, जगह जगह पे इसका आंदोलन किया जाता है। और इसी रोल एक्ट के विरोध में कह सकता हूं कि एक कांड होता है जिसको आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहले हम यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट को देख लेते हैं इसके, और फिर हम क्या करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखेंगे। तो आइए, यहाँ पे जो चीजें मैंने समझा दी यही आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा। बोल रहा कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ, 1919 में, जबकि इसकी कह सकता हूं कि जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर 1917 से हो गई थी। बोला कि ब्रिटिश सरकार ने पारित किया। इसका आधिकारिक नाम कह सकता हूं कि अनार्चियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट है, इसका दूसरा नाम है। बोला इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ रहे, इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि भारत में बढ़ रहे आंदोलन को ये क्या करते थे, दबाना चाहते थे। इस प्रकार से आपको याद रखना है, भारत में बढ़ रहे राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को ये दबाना चाहते थे। इसके अंदर कुछ बातें क्या थी कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी हो जाती थी। बोला कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। दूसरी चीज कि कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं था, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति अदालत में अपील नहीं कर सकता था, जैसा कि मैंने आपको अभी आपको समझा दिया। इसके बाद तीसरा क्या, प्रेस पर कठोर नियंत्रण, अखबारों और साहित्य पर कड़ी सेंसरशिप लगाई गई। सेंसरशिप का मतलब प्रतिरोध, या प्रतिरोध मतलब कि रुकावट या बाध्य कर दिया जाता है। कोर्ट में खुले सुनवाई नहीं, मामलों की सुनवाई गुप्त अदालतों में होती थी, इस तरीके से। और लास्ट है कठोर दंड का प्रावधान हो गया था कि सरकार अपराध साबित किए जाने पे कह सकता हूं कि कठोर देती थी। अगर अपराध क्या हो पता ना भी चले, फिर भी वो क्या करते थे, जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत पकड़ा जाता था उसको सजा देती थी। तो ये एक प्रकार से कह सकता हूं कि ये जबरदस्ती थोपा गया एक प्रकार का कानून था, जो कि कह सकता उचित नहीं था भारतीयों के साथ, लेकिन ब्रिटेन का अधिकार था, तो मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश हम लोग थे, तो उन्होंने ऐसा काम किया। ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ, इसका विरोध होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोला कि इसका विरोध किस प्रकार से हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह कानून नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन था। यह कानून पहले विश्व युद्ध के बाद भी जारी रहा, और जबकि पहले विश्व युद्ध को होने से पहले ब्रिटेन ने भारत को बताया था कि हम आपके साथ किसी भी प्रकार का कठोर कानून लागू नहीं करेंगे, जबकि उसने ऐसा किया। बोला कि जबकि वादा किया गया था कि युद्ध खत्म होने पर कठोर कानून हटाए जाएंगे, भारतीय जनता और नेताओं ने इसे क्या कहा, काला कानून यानी ब्लैक एक्ट के नाम से बोला था इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गांधी जी ने क्या किया, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह और देशव्यापी हड़ताल, जैसे हड़ताल 6 अप्रैल 1919 का आह्वान किया। इसके बाद बोला इसी आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जो जिसने भारत को झकझोर दिया। अब मैं आपको क्या बता रहा, अब इसके बाद मैं आपको इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं, याद रखिएगा। यहाँ पे टाइम था 6 अप्रैल 1919, कुछ इस तरीके से 6 अप्रैल 1919। गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे ये
हड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं, आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? रोल एक्ट एक्ट के विरोध में। और याद रखिएगा सबसे क्रांतिकारी जो गतिविधियां उस टाइम हो रही थी वो सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर हो रही थी, जो आज का पंजाब है। तो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा गतिविधियां हो रही थी। तो ये जो गांधी जी है यहाँ पे 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन करते हैं। इसके बाद ये 9 अप्रैल को क्या करते हैं, 9 अप्रैल 1919 को ये पंजाब जाते हैं। पंजाब जाने की अभी सोचते हैं, तब तक एक जगह था पलवरी, वहीं पे इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी 9 अप्रैल के दिन गांधी जी को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो पहला तो चीज कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए, जिससे आंदोलन कह सकता हूं कि किस प्रकार से होगा, इसके विरोध में, साथ में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कह सकता हूं कि एक बाग था, एक जगह था जो कि पंजाब का अमृतसर था, वहीं पे जलियांवाला बाग था। उसके अंदर क्या हुआ, लोग इकट्ठा होकर के उसी दिन, उस दिन को कहा जाता है बैसाखी का दिन। उस दिन वहां पे मेला लगता था और आपको पता है मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। वहां पे वो लोग आपस में कह सकता हूं आंदोलन के लिए एक दूसरे से विचार कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे। तभी तक एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था जनरल डायर, जो कि कह सकता हूं ब्रिटेन का एक प्रकार से अधिकारी था। वो आता है और वहां पे चारों तरफ सारी चीजों को, सारे जितने भी दरवाजे थे सब चीजों को बंद कर देता है। कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं था। और वहां पे वो क्या करता है, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियों को चलवा देता है। और क्या होगा कि वहां पे हजारों से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और एक चीज, इसी कांड के टाइम याद रखे जो व्यक्ति थे, जब उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी तो कहीं वो वहीं पे कुआं था, कुएं के अंदर कूद जाते थे। दीवालों पे चढ़ते टाइम उनको गोलियां मार दी जाती थी जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार का कह सकता हूं एक जंजर सदृश उस टाइम था। अगर आप मूवी है उसके ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो टाइम था वो कितना हार्ड था, कितना वो लोगों के ऊपर डरावना था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। वो उस टाइम बहुत छोटे थे, वो बच्चे थे। उसी वाले जलियांवाले बाग हत्याकांड में वो भी थे, लेकिन वो बच जाते हैं। और याद रखिएगा कि जनरल डायर को उन्होंने दिमाग में रखा था और सन 1940 में वो क्या करते हैं, जनरल डायर को गोली मार करके हत्या कर देते हैं, जो कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में उस टाइम वो उपस्थित थे और उस टाइम वो छोटे थे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आपको मैंने टाइमलाइन बताया कि यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट पास होता है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी यहाँ पे आंदोलन को सोचते हैं। 9 अप्रैल को उनको पंजाब जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए पंजाब के अमृतसर में कह सकता हूँ रोलेक्ट एक्ट के विरोध में और गांधी जी को पकड़े जाने के विरोध में एक प्रकार से कह सकता हूँ कि लोग आंदोलन की विचारधारा को लेकर के आपस में बात करते हैं। जब उस दिन बैसाखी का दिन था, लोग 13 अप्रैल 1919 के दिन जनरल डायर आता है, गोलीबारी चलवाता है, लोग मार दिए जाते हैं। और इस प्रकार से इसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये मैंने सारी चीजें जो टाइमलाइन आपको बताया वही चीजें हैं। आगे क्या है इस चीज को देख लीजिएगा। बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि 13 अप्रैल 1919 ये डेट आपको याद रखनी है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। कहां पे, पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। याद रखिए, वो कह सकता हूं कि वो किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहे थे, विचार बना रहे थे। वहां पे वो इकट्ठा हो चुके थे। तो क्या बोला कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, साथ में गांधी जी को भी क्या था, उन्होंने गिरफ्तार। तो 2 कारण आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसमें नहीं लिखा गया गांधी जी वाला, तो ध्यान से लिख लीजिएगा। रखने आए थे। बोला कि उसी समय ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के उसे बाग के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जहां से निकलने के लिए था। भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का कह सकता हूं आदेश दे दिया। लोगों ने गोलियों से बचने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे, कुओं में कूद पड़े, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोग नहीं, याद रखिएगा 1000 से ज्यादा लोग, वो नंबर अभी क्लियर नहीं है, याद रखिए वो 1000 से ज्यादा लोग थे। लोग वहीं शहीद हो गए और हजारों लोग घायल हो गए थे। डायर ने तब तक गोलियां चलाई जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो चुकी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी क्रूरता के साथ यहाँ पे भारतीयों का विरोध किया गया था, जबकि ये देश हमारा था, ये लोग हमारे थे, ये कह सकता हूं बस यहाँ पे दूसरों ने अधिकार कर लिया था और उसी के नाते ये क्या किए, इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं।
और याद रखिए अभी इसके साथ और भी चीजें होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। पहले ये आप समझ लीजिए, बोला यह घटना ब्रिटिश शासन के सबसे क्रूर और अमानवीय घटनाओं में से एक था। होता क्या है इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता रहा, ये यहाँ तक घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ पे कह सकता हूँ जो आपके आर्यंट है, इस घटना के खिलाफ जो कह सकता हूँ प्रतिक्रिया था, भारतीयों ने इसका प्रतिक्रिया किस प्रकार से दिया, तो याद रखिएगा जब वो कौन, महात्मा गांधी इस घटना को देखते हैं तो उनको एक उपाधि मिली थी जब वो भारत आए थे, कैसर ए हिंद की उपाधि जो कि ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी, वो उसको त्याग देते हैं। इसके अलावा आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे जो थे, उनको कह सकता हूं एक उपाधि ब्रिटेन के द्वारा मिली गई थी, नाइटहुड की उपाधि। उन्होंने क्या किया, उस चीज को भी त्याग दिया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि मैं आपको बताया कि 1940 में एक लड़का जो कि 1920 में बच्चा था, 1940 में वो बड़ा होता है और उसी जनरल डायर को वो मार देता है। क्यों मारता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया तो विश्व के कई सारे देशों से ब्रिटेन की अवहेलना की जाने लगी, आलोचना की जाने लगी। तो उस टाइम होता क्या है, एक समिति का गठन किया जाता है। कहां, ब्रिटेन के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा ब्रिटेन के द्वारा कह सकता हूं एक समिति बनाई जाती है जिसको हम लोग हंटर समिति के नाम से जानते हैं। क्या, हंटर समिति। ये हंटर समिति बना दी जाती है और इसके अंदर जो है कह सकता हूं 8 लोग थे, 8 लोग शामिल थे। उसके अंतर्गत होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, 8 लोग इसके अंदर शामिल थे और वहां पे जनरल डायर जो था, जो कि गोलियां चलवाई थी, जनरल डायर, याद रखिए इसका नाम, जो जनरल डायर था, उसको क्या किया जाता है। अब जैसे अगर यही इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा काम अगर कोई भारतीय करता तो ब्रिटेन उसको कह सकता हूं उम्र कैद की सजा या फांसी दे देता, इस प्रकार का काम। लेकिन यहाँ पे इसने ऐसा काम किया तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया, बस इसको क्या किया गया, नौकरी से हटा दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। और जब ये ब्रिटेन जाता है, कहां पे, जब ब्रिटेन जाता है तो जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, ये क्या करती है, इसको सम्मानित करती है। जबकि इसने इस प्रकार का काम किया लेकिन इसको क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है जनरल डायर को, जबकि इसने इस प्रकार का गलत काम किया फिर भी ऐसा होता है। और बोला जाता है कि इसने क्या की, ब्रिटेन की एक प्रकार से रक्षा की है या ब्रिटेन का जो नाम है वो ऊंचा किया है। तो याद रखिए ये चीजें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भारतीयों के साथ गलत हो रहा और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से होता है। होता क्या है, इसके बाद सारी उपाधियां छोड़ दी जाती हैं, कई लोग इसको छोड़ देते हैं, कई लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी इस आंदोलन को सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे। तो उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि घटना के प्रमुख कारण क्या थे, क्यों ऐसा हुआ था, किसके, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया गया, मैं इसको समझा दे रहा। बोला कि रोलेक्ट एक्ट का पूरे भारत में विरोध, पंजाब के, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा। ये 4 पॉइंट है, ध्यान से देखिए। बोला कि रोलेक्ट एक्ट का पूरे भारत में विरोध हो रहा था, पंजाब के नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। 9 अप्रैल 1919 को भी गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कह सकता हूं कि पंजाब पहुंचने से पहले सभी जितनी भी सभा थी, जितनी भी जुलूस निकाले जा रहे थे, रैलियों, उनको भी रोक दिया गया था और जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसीलिए वो जलियांवाला बाग में जो कह सकता हूँ इकट्ठा हुए थे वहां पे। ऐसा एक और चीज, यहाँ पे एक लॉ होता है जिसको हम लोग मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं, मार्शल। मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख दे रहा, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं मार्शल लॉ। कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट में, मैं आपको समझा दे रहा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसके आंसर को कर लीजिएगा। बोला कि मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ एक प्रकार से ऐसा, जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि देशों के अंदर इमरजेंसी लगती है, यानी कि लोग आना जाना ये सारी चीजों को बंद कर दिया जाता है, वैसे ही भारत के अंदर जब रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था तो मार्शल लॉ लगाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। इसमें ये था कि लोग इकट्ठा एकजुट होकर के नहीं रह सकते, लोग आपस में किसी भी प्रकार के आंदोलन की, कह सकता हूं कि
संरचना नहीं कर सकते, एक तरीके से लोग किसी भी प्रकार का रैलियां नहीं निकाल सकते, ये सारी चीजें यहाँ पे मार्शल लॉ के थ्रू होता है। तो मार्शल लॉ एक प्रकार का ऐसा नियम था जो कि ब्रिटेन के द्वारा 1919 में लागू कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत लोग एक साथ ग्रुप में नहीं, एक साथ समूह में किसी आंदोलन की संरचना नहीं कर सकते, लोग जुलूस नहीं निकाल सकते, ये सारी चीजें हुई हैं। तो आप इसको मार्शल लॉ को लिख दीजिएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, किसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो बोला कि पूरे देश में ब्रिटेन शासन के प्रति गहरा रोष फैला, पहला हो गया। दूसरा, गांधी जी ने सत्याग्रह को और मजबूती दिया। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। चौथा, ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ा। पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और नई ऊर्जा मिली और मजबूत हो गया। फिर पंजाब में मार्शल लॉ जैसी कठोर नीतियां लागू हुई, कांग्रेस और जनता के बीच एकता और बढ़ी। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने इसी के बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। ये इसका निष्कर्ष है। क्या बोला, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों को एहसास करा दिया कि अंग्रेजी शासन अन्याय और दमन के सहारे चल रहा है। यह भारतीय घटना स्वतंत्रता आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट कह सकता हूं था और पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए एकजुट कर दिया। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना होगा, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के अंदर शामिल हो गया था। तो मैं एक एक करके दोनों चीजों को समझाऊंगा, फिर जो यहाँ पे लिखा होगा उसको हम आपको समझा दे रहे हैं ये किस प्रकार से शामिल हो गया। तो यहाँ पे मैं यहीं पे समझा दे रहा, नहीं नीचे मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल क्लीन पेज पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, ये आपको मैं इसको बता दे रहा कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो याद रखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था, तो जैसे होता क्या है कि हर एक जो कह सकता हूँ धर्म होता है, जैसा कि हमारा मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, यानी भगवान तो होते हैं, भगवान के अलावा आप जानते हैं कि कई सारे संत होते हैं, कई सारे महात्मा होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, या फिर कह सकते हैं अपना आराध्य, तो भगवान को मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। तो अगर उस आध्यात्मिक गुरु को अगर कोई चोट पहुंचा रहा या उसको क्या कर रहा, किसी भी प्रकार का हानि पहुंचा रहा, तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली हम लोग कनेक्टेड होते हैं और उसका इंपैक्ट हमारे पे पड़ता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा। जैसे मान लीजिए कोई एक महात्मा है, उनसे क्या है, वो हिंदू धर्म के कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक गुरु माने जा रहे हैं, तो वो इंसान ही, लेकिन क्या होता है कि कोई क्या करता है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कह सकता हूँ कि प्रभाव डालता है, उनको मारने की कोशिश करेगा या उनको कुछ भी करता है, तो उससे क्या होगा, हम लोग एक प्रकार से अफेक्टेड होंगे, हमको बुरा लगता है। सेम यही चीज यहाँ पे खिलाफत आंदोलन में भी हुआ था। याद रखिएगा कि जब 1914 का टाइम था, क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो वहां पे एक देश था जिसका नाम था तुर्की। क्या था, तुर्की। ये समझ लेंगे तो खिलाफत आंदोलन आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो तुर्की था वो जर्मनी का साथ दे रहा था, किसका, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ था। और याद रखिएगा कि जर्मनी क्या था, वो ब्रिटेन का विरोधी था, लेकिन यहाँ पे तुर्की भी साथ था, तो ब्रिटेन अगर लड़ेगा तो तुर्की को भी प्रभाव इंपैक्ट पहुंचाएगा। अगर तुर्की हार जाता है, जर्मनी हार जाता है, तो ब्रिटेन को तो शामिल होना, ब्रिटेन के अंदर कई सारे सैनिक चाहिए थे, तो उसने क्या किया था, भारत के मुस्लिमों से एक प्रकार का वादा किया था। और क्या वादा किया था उसको बाद में देखते हैं, उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, क्या है कि तुर्की के अंदर एक व्यक्ति थे या एक पोजीशन होती थी, एक प्रकार की कह सकता हूं कि स्थान था, जिसको हम लोग कहते थे खिलाफ, मतलब इसको हम बोलते जो एक ऐसा कह सकता हूं, जिस प्रकार से सुल्तान होता है वैसे ही एक स्थान था जिसको हम लोग खलीफा बोलते थे। क्या, खलीफा। और ये खलीफा एक प्रकार का ऐसा स्थान था जहां पे कोई ना कोई व्यक्ति आपका आता था और यही बैठ करके, ये क्या था, मुसलमानों का, यानी देश, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान थे लगभग इसको क्या मानते थे, इस पोजीशन को या इस व्यक्ति को अपना मानते थे आध्यात्मिक गुरु। क्या लिखा है, अध्यात्म। मैं इसको फिर से सही से लिख दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या था कि जो खलीफा का पद था, इसको जो लोग, सारे लोग मुसलमान थे, ये इसको मानते थे आध्यात्मिक गुरु मानते थे अपना, इस तरीके से। तो क्या है कि तुर्की में एक खलीफा होते थे जिनको आध्यात्मिक गुरु माना जाता था मुसलमानों के द्वारा। तो जब ब्रिटेन इसके खिलाफ था, यानी कि ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका लड़ रहा था, तो उसने क्या किया, भारत से मुसलमानों को भी जबरदस्ती क्या कर रहा था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ा रहा था, यानी कि जबरदस्ती भर्ती करा रहा था सेना में। तो वहां पे मुसलमानों की मांग ये थी कि अगर जब
आप अगर ब्रिटेन जो है वो इन लोगों से जीत जाते हैं तो आप क्या करोगे, तुर्की के अंदर जो खलीफा का पद है उसमें उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको आप किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाओगे और तुर्की को दो भागों में डिवाइड नहीं करोगे। और जबकि ब्रिटेन का ये प्लान था कि हम जब ऐसे जैसे जीत जाएंगे हम तुर्की को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। होता क्या है, भारत मतलब ब्रिटेन जीत जाता है, वो तुर्की के अंदर खलीफा के पद को भी कह सकता हूं इम्पैक्ट पहुंचाता है, इसको खत्म करने की कोशिश करता है, तुर्की को दो भागों में भी विभाजित कर देता है। तो इससे क्या होगा, ब्रिटेन ने जो भारत के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों से जो वादा किया था, मुसलमानों से जो वादा किया था उसके खिलाफ क्या होता है, ये मुकर जाता है। कौन? ब्रिटेन। इसके दो भाग भी कर दिया, खलीफा के पद को भी चोट पहुंचा रहा। तो इससे क्या होगा, भारत के जो मुसलमान थे उनके अंदर ब्रिटेन के खिलाफ एक प्रकार से आक्रोश की भावना थी। और यहीं पे मेन काम करते हैं कौन? हमारे महात्मा गांधी। वो क्या करते हैं, वो जान जाते हैं कि इनके मुसलमान, भारत के मुसलमान भी क्या है, यहाँ पे ब्रिटेन के खिलाफ आक्रोशित हैं। तो उनके ऊपर आपने देखा कि किस प्रकार से रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड का महात्मा गांधी पे इम्पैक्ट पड़ा। तो उनका मानना था कि अगर हम आंदोलन करते हैं और आंदोलन एक ब्रॉड लेवल पे नहीं होगा तो इसका ब्रिटेन के ऊपर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक ऐसा मौका था कि मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाए और हिंदुओं को भी शामिल कर लिया जाए और इसके द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाए, जो कैसा होगा, असहयोग आंदोलन होगा। तो मुसलमानों ने ऐसा काम किया। दो भाई थे जिन्होंने कह सकता हूं खिलाफत आंदोलन को अंजाम दे रहे थे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनका नाम हमसे पूछा जाता है। कौन सा? खिलाफत आंदोलन में एक था शौकत अली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है शौकत। दोनों भाई थे, शौकत अली और दूसरा क्या, मोहम्मद अली। ये आपको नाम याद रख लेना है। तो मोहम्मद अली आपसे पूछा जाता है, आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू का, यहां से बन सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, खिलाफत आंदोलन को मैंने समझा दिया। अब आगे क्या हम इसको देख लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे असहयोग आंदोलन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे खिलाफत आंदोलन को देख लेते हैं कि क्या हुआ था, फिर हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन को समझते हुए इस कह सकता हूँ आज की वीडियो को यही मतलब खत्म कर देंगे। तो पहले हम अभी तो है आपका टाइम लगेगा, तो पहले हम खिलाफत आंदोलन को यहाँ पे देख लेते हैं। क्या लिखा है, आइए ध्यान से देखिए। जो मैंने आपको समझाया वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के शासक खलीफा की शक्ति को कम करने और तुर्की को तोड़ने की योजना बनी। किसके द्वारा? सर ब्रिटेन के द्वारा। इस तरीके से बोला कि भारत के मुसलमान खलीफा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, धार्मिक नेता मानते थे, इसीलिए वे इस निर्णय से बहुत ज्यादा दुखी और नाराज थे। खलीफा की रक्षा और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन को दो अली बंधु कह सकता हूं, दो अली या फिर अली बंधु, जिसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शौकत अली और मोहम्मद अली ने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया और इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। खिलाफत आंदोलन अलग था, उसको ले जा करके असहयोग वाले में ऐड कर देते हैं और ये आंदोलन एक ब्रॉड लेवल पे हो जाता है। कारण क्या था, मैं कारण आपको बता दे रहा। प्रथम विश्व युद्ध में समाप्ति के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की को भारी दंड देने का निर्णय कर लिया। तुर्की के शासक खलीफा, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान धार्मिक नेता मानते थे, उनकी शक्तियां छीनने की योजना बनाई जा रही थी। भारत के मुसलमानों को यह बात गहराई से चोट पहुंचा रही थी, क्योंकि वे खलीफा के सम्मान को अपने धर्म से जुड़ी भावना को मानते हैं। इसके अलावा युद्ध के बाद तुर्की के विभाजन और खलीफा के पदोन्नति ने भारत में असंतोष फैला दिया, भारत के लोगों में। बोला कि अली बंधु और अन्य मुस्लिम नेता को यह लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके धार्मिक हितों की रक्षा का वादा तोड़ा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। बढ़िया से मैंने आपको खिलाफत आंदोलन समझा दिया। उम्मीद करता हूं खिलाफत आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा। ये 1924 तक चला था, इस चीज को याद रखिए। किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ, क्या काम किया गया। बोला खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारतीय मुसलमानों और राष्ट्रीय नेताओं ने कई शांतिपूर्ण संगठित कार्यक्रम चलाए, बड़ी बड़ी सभाएं और जन मीटिंग करके लोगों को ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया कि किस प्रकार से हम ब्रिटेन का दमन कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूलों, नौकरियों और उपाधियों का बहिष्कार किया गया ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। गांधी जी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हुए असहयोग की राह अपनाने का आग्रह किया।
जिससे आंदोलन और भी व्यापक हो गया। सरकारी संस्थानों से इस्तीफा दे दिया गया, जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया जाने लगा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दे दिया गया। ये सारी चीजें याद रखिए। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ रहे थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे असहयोग आंदोलन को बताते हुए इस वीडियो को खत्म करूंगा। तो आइए हम यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये एक प्रकार का ऐसा आंदोलन था जिसका मेन कारण क्या था, यानी कि आपने कारण तो पढ़ ही लिया है कि इसका मेन कारण क्या था। सर रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, इस एक्ट का विरोध। दूसरी चीज कह सकता हूं कि जलियांवाला बाग, सबसे इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरा क्या था, कह सकता हूं कि खिलाफत आंदोलन, ये तीसरा था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी इसका कारण बन चुका था। इसके अलावा गांव से लोगों को ये लोग परेशान करते थे, गांव के किसानों से ज्यादा टैक्स लेते थे, तो ये गांव में भी फैलेगा, गांव से कर ज्यादा लेते थे। इसके बाद शहरों में तो फैलेगा ही, क्योंकि लोग शहरों में ज्यादा उस टाइम युद्ध आंदोलन हुआ करते थे पहले भी। और इसके बाद ये कह सकता हूँ बागानी फसलों के, जो बागानी फसलें होती है जैसे चाय की, कॉफी की खेती होती है, ये लोग क्या करते थे, उस पे भी टैक्स बढ़ाने लगे और वहां के भी लोग इसको, असम के लोग भी नाराज होने लगे, तो वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और होता क्या है, लोग क्या, असहयोग का मतलब क्या होता है, हम ब्रिटेन का किसी भी प्रकार से सहयोग करेंगे। इंग्लिश में इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई सामानों का, ब्रिटेन के ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई संस्थानों का या किसी भी प्रकार की उपाधि का अब हम लोग यहाँ पे ग्रहण नहीं करेंगे, हम उसको पूरी तरीके से छोड़ देंगे। और क्या होगा, इससे ब्रिटेन के ऊपर एक प्रकार का दबाव बनेगा। और ये भी जो चीजें हैं जिनको, जैसे उनको, इन्होंने जिस चीजों के लिए इनको किया वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ऐसा असहयोग आंदोलन में माना गया। ये 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 में इसे महात्मा गांधी बंद कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आंदोलन चल रहा था, ये सारी जगहों पे आंदोलन चलना स्टार्ट हो गया था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि वो जेल चले जाते हैं। होता क्या है, फिर भी आंदोलन चल रहा था, लेकिन कह सकता हूं कि एक डेट था 4 फरवरी 1922। इसी दिन उत्तर प्रदेश में एक जगह होती है गोरखपुर, कौन सी, गोरखपुर, और वहीं पे एक जगह था चौरी चौरा। उसी जगह पे क्या होता है, जो भारत के लोग थे वो जुलूस निकालना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब रैलियां निकाल रहे थे। ब्रिटेन के जो मतलब पुलिस कर्मी थे उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा, कह सकता हूँ, लाठीचार्ज किया और उसी पे व्यक्ति सारे, कह सकता हूं कि जितने भी जुलूस निकाले थे वो आक्रोशित हो गए और पूरे जो पुलिस थाना था उसको उन्होंने आग लगा दिया। अब पता है आपको कि जो महात्मा गांधी के युद्ध आंदोलन हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि हम लोग अहिंसक तरीके से युद्ध को लड़ेंगे, अहिंसक तरीके से आंदोलन को करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इस प्रकार की हिंसक घटना होती है, महात्मा गांधी इससे नाखुश हो जाते हैं और वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। आइए असहयोग आंदोलन को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है असहयोग आंदोलन। यहाँ पे सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, मैं यहाँ पे बताता हूँ। असहयोग आंदोलन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बोल रहा क्या, ध्यान से पढ़ते हुए इसको चलिएगा। बोला कि 1919 में रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाले बाग जैसी क्रूर घटनाओं के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरी नाराजगी फैल गई थी। साथ ही खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भी हिंदू मुस्लिम की एकता में मजबूती हो चुकी थी। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग की नीति अपनाई, यानी कि हम किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। उनका मानना था कि कह सकता हूं कि उनका मानना था कि भारतीय अंग्रेजी शासन की सहायता बंद कर दे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर ब्रिटेन यहाँ भारत में पूरी तरीके से अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, यहाँ पे आज इतनी मजबूती से बैठ चुके हैं। तो उनका यही मानना था कि अगर हम उनके सहयोग को छोड़ दें तो ब्रिटेन इससे क्या होगा, पूरी तरीके से पंगु हो सकता है। तो इस तरीके से बोला, जैसे कि असहयोग कहाँ छोड़ देंगे हम लोग, सरकारी स्कूल, अदालतें, नौकरियां, विदेशी वस्तुएं, तो अंग्रेजों का शासन में क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, हर वर्ग ने भाग लिया। और यह भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला आंदोलन था जहां पे सारे लोग मिलजुल करके क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें अब यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी।
क्या किस प्रकार से काम, सरकारी स्कूलों को छोड़ देना, अदालतों को छोड़ देना, सरकारी नौकरियों को, विदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी वस्तुओं, इन सारी चीजों को क्या किया गया, बढ़ाया गया। क्योंकि छोड़ देंगे तो हम पहनेंगे कहाँ से ये कपड़े, तो इन चीजों को बढ़ावा मिला। विदेशी उपाधियों को छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय विद्यालय संस्थानों की स्थापना की गई, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो इसीलिए भारतीयों ने इसकी स्थापना की। इसके बाद क्या है, असहयोग आंदोलन शहरों में किस प्रकार से फैला, गांव में किस प्रकार फैला, बागानी फसलों में जो व्यक्ति बागानी फसलों में काम करते थे वो किस प्रकार से इस आंदोलन में शामिल होते हैं, आइए इस चीज को देखते हैं। बोला कि शहरों में असहयोग आंदोलन की शुरुआत का सबसे तेज और प्रभावी रूप से हुई और छात्रों ने बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार किया। नए राष्ट्रीय विद्यालयों की कह सकता हूँ, नए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और वहां पे ये लोग प्रवेश लेते हैं। वकीलों ने अदालतों को जाना बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर असर पड़ा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी कपड़ों को अपना लिया गया, लोकप्रिय हो गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। शहरों में सभाएं, रैलियां और सत्याग्रह के कार्यक्रम चल रहे थे। व्यापारी वर्ग ने भी विदेशी माल को न बेच करके आंदोलन में आर्थिक शक्ति प्रदान की और इस प्रकार से आपने देखा कि शहरों में ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन का जो शासन है, वो धीरे धीरे कमजोर हुआ इसके माध्यम से। इसके बाद गांव में किस प्रकार से हुआ, आइए इस चीज को देखते हैं। बोला कि गांव में यह आंदोलन किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को जोड़ करके एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। किसानों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा लगान बढ़ाए जाने यानी टैक्स बढ़ाए जाने और जमींदारों की कठोर नीतियों से परेशान थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कई जगह ग्रामीणों ने सरकार को कर देना क्या किया, बंद कर दिया था। इसके बाद बोला कि अवैध वसूली, पुलिस अत्याचारों का विरोध किया और साथ में गांव में गांधी जी के असर से स्वराज, न्याय और स्वदेशी के विचार तेजी से फैलने लगे। ग्रामीणों ने हड़तालें, जुलूस और विरोध सभाएं की और ये सारे काम आपने यहाँ पे देख लिए, मैंने आपको ये चीजें समझा दी। अब बागानी फसलों में याद रखिएगा किस प्रकार से हुआ। बोला कि असम के चाय बागानों में मजदूर क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन आशा और आजादी का नया संदेश लेकर के आया। बागानों में कठोर मजदूरों के लिए कठोर नियम, कम मजदूरी और मालिकों के द्वारा अत्याचार होता था। और जानकारी जब उनको आंदोलन की मिलती है तो ये उनके अंदर ये उम्मीद जग जाती है कि गांधी जी अब क्या करेंगे, उनको स्वराज दिलाएंगे, उनका अधिकार दिलाएंगे और अपने गांव लौट सकेंगे वो। बोला कि कई मजदूरों ने नौकरियां छोड़ दी, समूह में अपने गांव लौटने लगे। जगह जगह पुलिस झड़पें भी हुई, मतलब लड़ाई हुई। मजदूरों ने अंग्रेज प्रबंधकों और सत्ताधिकारियों को खिलाफ अपना गुस्सा खोलकर दिखाया और इस प्रकार से बागानी फसलों में रहने वाले जो लोग थे, जो काम करने वाले थे, वो भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, बोला कि समग्र रूप से असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की महत्वपूर्ण घटना थी। यहीं से स्टार्ट हुआ था, मेन राष्ट्रीय आंदोलन कह सकता हूँ। और बोला जिससे जनता के हर वर्ग को एकजुट हुआ, शहरे गांव, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आप इन चीजों को पहले ही समझा दिया। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे असहयोग आंदोलन का बंद होना क्यों हुआ था, चौरी चौरा के कारण हुआ था, मैंने आपको समझाया। आप इस चीज को देख लीजिएगा थोड़ा सा। मैं चौरी चौरा कांड यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको चौरी चौरा कांड लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पे असहयोग आंदोलन के समर्थक किसान शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने अत्याचार, लगान की समस्याओं के विरोध में आवाज उठा रहे थे। पुलिस जुलूस रुकाने वालों को क्या कर रही थी, रोक रही थी और लाठीचार्ज कर देती है। वो लोग लड़ाई कर लेते हैं और क्या होता है, वहां पे जो थाना होता है उसको पूरी तरीके से जला देते हैं, जिससे क्या होता है, गांधी जी उससे नाखुश हो जाते हैं और इस आंदोलन को बंद कर देते हैं और वो जेल में। तो इस प्रकार से होता क्या है कि वहां जो जनता थी, जो जितने भी सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया था असहयोग आंदोलन में, वो गांधी जी से एक प्रकार से नाखुश थी, क्योंकि आंदोलन इतना अच्छे तरीके से, इतने ब्रॉड लेवल पे चल रहा था, लेकिन गांधी जी ने हिंसा की वजह से इसको बंद कर दिया। लोग उनसे नाखुश भी थे, लेकिन बाद में जब आगे भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उसी प्रकार से उनका समर्थन दिया। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि कह सकता हूं कि एक ब्रॉड लेवल पे हुआ था और ये ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हुए, गांव के लोग भी शामिल होकर के यहाँ पे सहायता प्रदान की और कह सकता हूँ जो शहरों के लोग थे उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प की। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे कि हम यहाँ पे आज के 3 टॉपिक पढ़ेंगे और उसके अंदर जो भी सब हेडिंग है सारी चीजों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम आगे देख लेंगे अगले वीडियो में और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका वीडियो खत्म होता है
और अगर आपको ये जो वीडियो है अगर ये पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों जिनको एसएसटी में प्रॉब्लम होती है, सारे लोगों का ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए, बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा मार्क्स गेन कर सके और उनको एक हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे देख करके मैं ये समझ पाऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है और जिसका मैं आपको सलूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।